नमस्कार बच्चों, पाठक सर उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हमने 2 सीरीज इसमें चलाई हुई हैं अपने पाठक सर उत्तराखंड प्लेटफॉर्म के माध्यम से। एक हमारी उत्तराखंड की सीरीज चल रही है बच्चों, जिसमें हम अब चंद डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे, और एक हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है जिसमें हमने पहला लेक्चर अभी ज्योग्राफी का किया हुआ है। तो आज मैं आपको दूसरा लेक्चर ज्योग्राफी का करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये चीज बता दूं कि ये वीडियो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी सारे बच्चे उत्तराखंड एसआई का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस के किसी प्रीलिम्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूके ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी का कोई बच्चा जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, बिहार का कोई बच्चा जो वहाँ बिहार एसआई की तैयारी कर रहा हो, कोई भी बच्चा जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट आता हो, वो इस वीडियो को उसके लिए पूर्ण रूप से बेनिफिशियल होगा बच्चों। और जो इस सीरीज को मैं लेके आया हूँ ज्योग्राफी की, इसमें अभी मैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, फिर एडवांस जो इन चीजों में थोड़ा सा पॉलिशिंग के लिए मैं एक अलग से सीरीज आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल हम इन बातों को बेसिक चीजों से डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, 1-2 दिन से हमारा कोई लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया था। उसका मुख्य कारण ये था कि विधिक कार्यों के चलते अपने थोड़े कोर्ट के काम से मैं जो है व्यस्त होने के कारण इन लेक्चर को रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो फिर से आज पुनः व्यस्तता से समय निकालते हुए मैं आपके लिए ये लेक्चर फिर से लेके आया हूँ। ठीक है ना बच्चों? तो देखते हैं। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया था कि सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कि सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत। सौरमंडल कैसे उत्पत्ति इसकी हुई है, सौरमंडल की उत्पत्ति, और यानी कि इसी के अंतर्गत हमने किसको बच्चों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को भी देखा था, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है ना बच्चों? तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम आकाशगंगा, तारे का जीवन चक्र और सोलर सिस्टम को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो सोलर सिस्टम को फिर हम अगले लेक्चर में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो देखते हैं कितना समय इसमें लगने वाला है बच्चों। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, और ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपका समय का एक क्षण में बर्बाद नहीं होने दूंगा। आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि मिलेगी और आपका ज्ञानवर्धन होगा, और जिस भी एग्जाम को आप देने के लिए जाएंगे क्वेश्चंस आपको वहां जरूर मिलेंगे, फायदा आपको जरूर मिलेगा बच्चों। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं बच्चों आकाशगंगा के बारे में, यानी कि गैलेक्सी के बारे में। ठीक है ना? किसके बारे में? गैलेक्सी के बारे में। अब बच्चों देखो, मैं बाइलिंगुअल क्लास इसको इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम होता है, तो इसको दोनों भाषाओं में लिख पाना संभव नहीं है। लेकिन जो टर्मिनोलॉजी होती है, उन टर्मिनोलॉजी को मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। अगर किसी बच्चे को जिस तक मेरा वीडियो पहुंचता है उसको ये लगता है कि सर हमारे लिए सेपरेट जो है इंग्लिश मीडियम में आप लेक्चर सीरीज अलग से ले आइए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके अलग से फिर एक इंग्लिश मीडियम में जो है अलग से लेक्चर सीरीज लेकर के आऊंगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो आकाशगंगा क्या है? तो सामान्यतः जो हम बचपन से परिभाषा पढ़ते हैं वो हम ये पढ़ते हैं कि आकाशगंगा भाई तारों का समूह है। क्या है? तारों का समूह है। तो बच्चों ये बहुत लेमन से डेफिनेशन है। ठीक है ना? अगर मैं इसकी आपको भूगोल की दृष्टि से परिभाषा दूं तो आकाशगंगा क्या है बच्चों? गैस, धूलकण, तारों, ठीक है ना, ग्रहों, उपग्रहों और क्षुद्र ग्रहों आदि की एक प्रणाली है। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। क्या है बच्चों? इसकी एक प्रणाली है। तो प्रणाली का मतलब यानी कि ये सारी की सारी चीजें आकाशगंगा के अंदर शामिल होती हैं, और ये पूरी तरह से बच्चों क्या करती हैं, एक सिस्टम के रूप में वर्क करती है। तो जब आकाशगंगा बनती है बच्चों ब्रह्मांड में, तो आकाशगंगा की जो सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि आकाशगंगा की प्रारंभिक अवस्था क्या होती है। तो आकाशगंगा की प्रारंभिक अवस्था बच्चों निहारिका होती है। निहारिका बोले तो बच्चों इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेबुला। क्या होती है? आकाशगंगा की प्रारंभिक अवस्था क्या होती है बच्चों? निहारिका होती है। और बच्चों जो ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगाएं पाई जाती हैं, लगभग 1000 आकाशगंगाओं को हम अभी तक आइडेंटिफाई कर पाए हैं, लेकिन यह माना जाता है कि कई हजार आकाशगंगाएं और भी हमारे ब्रह्मांड में हो सकती हैं, जहां तक हमारी सीमा अभी तक नहीं है। तो क्योंकि ब्रह्मांड का कोई आकार यानी कि ओर और छोर निश्चित नहीं है बच्चों। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी प्रारंभिक अवस्था क्या है बच्चों? इसकी प्रारंभिक अवस्था है निहारिका। ठीक है ना? ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब बच्चों आकाशगंगा बहुत सारी आकृतियों की होती है, लेकिन अधिकांश आकाशगंगाएं जो हमारी हैं ये कैसी हैं बच्चों? ये सर्पिलाकार हैं। कैसे हैं? सर्पिलाकार है। तो आकृति जो मुख्य रूप से इसका शेप होता है ये स्पाइरल शेप्ड होती है। सर्पिलाकार बोले तो स्पाइरल शेप्ड। तो कई बार ये आकाशगंगाएं हमको परवलयाकार में भी मिलती हैं, कई बार इनका शेप जो होता है वो बेलनाकार भी होता है। लेकिन अधिकांश आकाशगंगाएं जैसे जिस पर हम रह रहे हैं, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है बच्चों? आप जानते होंगे, ये है मंदाकिनी।
तो मंदाकिनी जो है ये कैसी है बच्चों, ये सर्पिलाकार है। क्या है, सर्पिलाकार, यानी कि ये स्पाइरल शेप्ड है। ठीक है ना, तो ये दो बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर लेमैन की डेफिनेशन में बोले तो आकाशगंगा क्या है, तारों का एक समूह है। लेकिन अगर हम इसको ज्योग्राफिकल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गैस, धूलकण, तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि की एक प्रणाली होती है। अब बच्चों यहाँ पर हमने एक शब्द लिखा, आकाशगंगा की प्रारंभिक अवस्था है निहारिका। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि भाई निहारिका क्या है। तो निहारिका बच्चों आप ब्रह्मांड में पाए जाने वाला गैस, धूलकण, क्या बच्चों, गैस, धूलकण और जो बर्फ के कण होते हैं, स्नो पार्टिकल्स होते हैं, इनका क्या होता है बच्चों, एक बादल होता है। ठीक है ना, तो कह सकते हैं क्लाउड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, क्लाउड ऑफ गैसेस एंड क्लाउड ऑफ स्नो पार्टिकल्स, ये क्या होते हैं, मिले जुले रूप से इनको हम क्या कहते हैं, निहारिका कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा और निहारिका की डेफिनेशन भी हमसे पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आकाशगंगा के बाद अब इसमें हमने कहा भाई तारे भी इसी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो अगली बात ये आती है कि सर तो तारों की डेफिनेशन क्या होगी। तो तारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हमको ध्यान में रखनी है। तो क्या बच्चों, अगला हमारा इसके अंदर टॉपिक आ जाता है तारा, यानी कि स्टार क्या होता है। तारा, स्टार क्या है। ठीक है ना, तारा बच्चों ऐसा आकाशीय पिंड है या ऐसा खगोलीय पिंड, ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊर्जा होती है। क्या होता है, स्वयं की ऊर्जा होती है। अगर इसके पास सेल्फ एनर्जी है, ऐसा सेलेस्टियल बॉडी, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टार बोलेंगे, उसको हम तारा बोलेंगे। तो क्या होता है तारा। तो बच्चों अब यहां पर एक शब्द आया कि ऊर्जा होती है स्वयं की। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन उठेगा कि इसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है बच्चों। तो इसमें ऊर्जा का जो स्रोत होता है बच्चों, ये होती है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों। नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का हीलियम में कन्वर्जन होता है, 2He4 प्लस ऊर्जा। और इस प्रक्रम में क्या होती है, बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अगर हमसे ये कभी सवाल पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर गौर से सुनिएगा। अगर हमसे वो सवाल पूछे कि तारे का ईंधन क्या होता है, तो तारे का ईंधन भाई हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो हमारा सूर्य भी एक तारा है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, होने वाली उसमें ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। और वो हमसे सवाल पूछे कि भाई इसमें इसका ईंधन के रूप में क्या काम करता है, तो बच्चों हाइड्रोजन क्या करता है, तारे में ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो हमेशा अगर हाइड्रोजन नहीं होगा तो इस हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन नहीं होगा, यानी कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया नहीं होगी। और अगर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया नहीं होगी तो इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होगी, यानी कि ऊर्जा मुक्त नहीं होगी। और ऊर्जा मुक्त नहीं होगी तो इसके पास स्वयं की ऊर्जा वो प्रकाश नहीं होगा। ठीक है ना, क्या इसके पास स्वयं की ऊर्जा वो प्रकाश नहीं होगा बच्चों। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो, जो हमारा तारा होता है, इस तारे का एक जीवन चक्र होता है। ठीक है ना, इसमें से क्योंकि यहां पर बात आती है कि तारे का ही एक अवस्था ब्लैक होल भी होती है। ठीक है ना, जो ब्लैक होल हम पढ़ते हैं ब्रह्मांड में, तो ब्लैक होल्स क्या है, तो ब्लैक होल क्या है बच्चों, तारे की अंतिम अवस्था है। लेकिन हर तारा ब्लैक होल नहीं बनता। तो कैसे ये चीज होती है, इसको हम समझते हैं। तो अगला हमारा इसके अंदर टॉपिक आ जाता है बच्चों, क्या, तारे का जीवन चक्र। क्या, तारे का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ स्टार क्या होती है बच्चों। अब देखो, जब स्टार्टिंग में जो गैसेस होती हैं, ये एक जगह पर जब इनका कंप्रेशन होता है, ठीक है ना, जो डस्ट पार्टिकल गैसेस, तो यहां पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस होती है, इस हाइड्रोजन गैस का हीलियम में कन्वर्जन शुरू होता है। और हाइड्रोजन गैस का जब हीलियम में कन्वर्जन शुरू होता है, तो ये प्रारंभिक अवस्था जो तारे की है बच्चों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या जो तारे की प्रारंभिक अवस्था है, ये क्या कहलाती है बच्चों, ये प्रोटोस्टार कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है तारे की प्रारंभिक अवस्था,
प्रोटोस्टार कहलाती है। तो प्रोटोस्टार के बाद क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी, इस तारे के सेंट्रल पार्ट में बच्चों हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और इसका हीलियम में कन्वर्जन बंद हो जाएगा, लेकिन बाहरी भाग में इसका हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन जारी रहेगा। और इस स्थिति में ये तारा बच्चों हमें क्या दिखाई देगा, एक लाल रंग का तारा दिखाई देगा। इस स्थिति में इसको हम कहते हैं रक्त दानव, यानी कि रेड जायंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम, रेड जायंट, रक्त दानव, ठीक है ना। तो प्रोटोस्टार जब तारा प्रारंभिक अवस्था में है, फिर तारे का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये कई हजार वर्षों तक, कई अरब वर्षों तक हमको प्रकाश देगा। लेकिन जब इसका हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, और तो हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा तो हीलियम में कन्वर्जन बंद हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये तारा रक्त दानव बन जाएगा, ठीक है ना। देखो इसीलिए आपने कई बुक्स में पढ़ा होगा कि भाई सूर्य का इतना जीवन है, सूर्य अभी इतने वर्ष और चमकेगा, इतने अरब वर्ष और चमकेगा। तो किस आधार पर लिख रहे हैं हम उस बात को, हम उसको इसी आधार पर लिख रहे हैं बच्चों कि भाई जो ये हाइड्रोजन का, जब तक सूर्य के अंदर इस हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन चलता रहेगा, तब तक सूर्य हमें रोशनी देता रहेगा, यानी कि वो हमें ऊर्जा देता रहेगा। जिस दिन सूर्य के अंदर ये हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी तो सूर्य भी एक क्या बन जाएगा, रक्त दानव बन जाएगा। अब बच्चों रक्त दानव बनने के बाद अगली स्टेज क्या होगी, रक्त दानव जब ये बन जाएगा तो इसके जो नाभिकीय भाग में हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन बंद हो गया है, और जो हीलियम इसमें बनी हुई है, हीलियम कार्बन, आयरन और निकिल जैसे भारी धातुओं में बदल जाएगी, ठीक है ना। किसमें बदल जाएगी, कार्बन, आयरन व निकिल जैसे भारी धातुओं में बदलेगी। और जब ये भारी धातुओं में बदलेगी तो बच्चों इसमें क्या होगा, एक तीव्र विस्फोट होगा। क्या होगा, एक तीव्र विस्फोट होगा। इस विस्फोट को नाम दिया जाता है बच्चों सुपरनोवा। क्या नाम दिया जाता है, सुपरनोवा। तो अगर हमसे वो पूछेगा कि भाई सुपरनोवा क्या होता है, तो सुपरनोवा भाई जब ये रेड जायंट बन गया, रक्त दानव बन गया, तो इसके बाद होने वाला तारे में जो विस्फोट होता है ये सुपरनोवा होता है। अब बच्चों जब ये विस्फोट हुआ तारे में, अब जो बचे हुए तारे का द्रव्यमान होगा ये तय करेगा कि तारे का आने वाला जीवन चक्र क्या होगा, ठीक है ना। मेरी बात को समझ रहे हैं, यहां तक क्लियर हो गया आपको। रक्त दानव, उसके बाद विस्फोट होगा, सुपरनोवा जो कहलाता है, और सुपरनोवा के बाद जो बचे हुए तारे का द्रव्यमान होगा उसके आधार पर तय होगा कि तारा क्या बनेगा। देखो अगर विस्फोट के बाद बचे हुए तारे का द्रव्यमान, बचे हुए तारे का द्रव्यमान 1.4 ms, ध्यान रखना, इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा कि 1.4 ms होता क्या है। अगर बचे हुए तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होगा तो ये तारा बच्चों श्वेत वामन बन जाएगा। श्वेत वामन बोले तो व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। और यदि इस बचे हुए तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से 3 ms के बीच में होगा तो ये तारा क्या बन जाएगा बच्चों, न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। और यदि इस बचे हुए तारे का द्रव्यमान 3 ms से ज्यादा होगा, 3 ms से अधिक होगा, तो ये तारा बच्चों ब्लैक होल बन जाएगा। समझो, तो ऐसे होता है ब्लैक होल का जन्म। क्या, सुपरनोवा हुआ, सुपरनोवा के बाद 3 कंडीशन है। यदि बचे हुए तारे का, जो तारा बचा है, जो रिमेनिंग स्टार है, उसका द्रव्यमान 1.4 ms से कम है तो ये तारा श्वेत वामन बन जाएगा। और यदि इस तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से 3 ms के बीच में है, ये तारा न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और यदि इसका द्रव्यमान 3 ms से ज्यादा है तो ये तारा क्या बनेगा बच्चों, ये ब्लैक होल बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर कहीं पर स्टेटमेंट आ जाए कि हर तारे का जीवन की अंतिम अवस्था क्या होती है, ब्लैक होल होती है, तो गलत स्टेटमेंट है। क्यों है, क्योंकि डिपेंड करेगा 1.4 ms से द्रव्यमान कम है या 3 ms से कम है या 3 ms से ज्यादा है। अब यहां पर प्रश्न ये उठा बच्चों कि ये 1.4 ms है क्या ये 1.4 ms क्या होता है। ये 1.4 ms बच्चों, 1.4 ms, इसको हम नाम देते हैं बच्चों चंद्रशेखर सीमा। क्या नाम देते हैं हम इसको, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर लिमिट। एक भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उन्होंने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझाया। तो उन्होंने कहा भाई ये 1.4 ms क्या है, ये चंद्रशेखर, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, चंद्रशेखर सीमा रख दिया। अब ms क्या है इसमें बच्चों, मास ऑफ सन, यानी कि 1.4 मास ऑफ सन। ms बोले तो सूर्य का द्रव्यमान, मास ऑफ सन। तो यदि बचे हुए तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से कम है, श्वेत वामन, 1.4 ms से 3 ms के बीच में है न्यूट्रॉन स्टार, और अगर 3 ms से ज्यादा है तो ब्लैक होल। तो बच्चों इसीलिए सामान्यतः ये माना जाता है ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 7 से 8 गुना अधिक होता है, वही तारे जीवन में क्या बन पाते हैं, ब्लैक होल बन पाते हैं। और सारे के सारे तारे ब्लैक होल
नहीं बनते। तो बात क्लियर हो गई बच्चों। तो ये है तारे का जीवन चक्र। क्या है भाई, रेड जायंट बना, रेड जायंट के बाद इसमें सुपरनोवा हुआ, विस्फोट, विस्फोट के बाद जो तारे का द्रव्यमान बचेगा ये यदि चंद्रशेखर सीमा यानी कि 1.4 ms से कम है तो ये तारा श्वेत वामन बन जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ। यदि इस तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से 3 ms के बीच में है तो ये तारा न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, और यदि इस तारे का द्रव्यमान 3 ms से अधिक है तो ये तारा क्या बन जाएगा बच्चों, ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये है संपूर्ण तारे का जीवन चक्र। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो थोड़ा सा हमको ब्लैक होल के बारे में भी समझ लेना है। तो ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल, अब बेसिकली बच्चों ब्लैक होल इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र भी कहते हैं। ठीक है ना। तो एसआई वाले बच्चे बेसिकली ध्यान रखना, जो उत्तराखंड एसआई की तैयारी कर रहे हैं वहां पर आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जो आप अपना सिलेबस देखिएगा तो उसमें ब्रह्मांड, सौरमंडल, ये पूरा आपका टॉपिक है। तो वहां पर आपसे ब्लैक होल के बारे में डेफिनेटली पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है ना। तो ब्लैक होल क्या होता है बच्चों, यानी कि तारे की जो अंतिम अवस्था होता है, तो इस अवस्था में क्या होगा, तारे का संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, और तारे का घनत्व अनंत हो जाता है। इस स्थिति में घनत्व अनंत हो जाता है, और घनत्व अनंत हो जाता है तो इसीलिए बच्चों इसका क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण भी अनंत हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण भी क्या हो जाएगा इसका, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए बच्चों अगर इस ब्लैक होल में प्रकाश की किरणें भी प्रवेश करेंगी तो प्रकाश की किरणें भी परावर्तित नहीं होती हैं, परावर्तित नहीं होती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। क्या होता है ब्लैक होल में भाई, प्रकाश की किरणें भी इसमें परावर्तित नहीं हो पाती। तो आप कहोगे सर इसका हम पता कैसे लगाते हैं बच्चों। अब इस पे एक डिस्प्यूट है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ ब्लैक होल्स क्या होते हैं, कुछ अल्फा बीटा गामा जैसी रेज को उत्सर्जित करते हैं, लेकिन वो थ्योरी फिर यहां पर गलत हो जाती है क्योंकि जब इसका घनत्व इतना ज्यादा है या इसका गुरुत्वाकर्षण अनंत है तो भाई इसमें से वेव्स कैसे बाहर निकल रही हैं। तो इसलिए वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इसके आसपास के जो आकाशीय पिंड होते हैं, इसके पास के जो आकाशीय पिंड होते हैं ये कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी शो करते हैं, यानी कुछ इसमें अलग किस्म की क्रियाएं होती हैं। उनके व्यवहार के आधार पर ही हम किसी जगह पर ब्रह्मांड में क्या लगाते हैं, ब्लैक होल की प्रेजेंस का पता लगाते हैं बच्चों। तो ध्यान रखना। अब ब्लैक होल संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? ब्लैक होल संकल्पना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक होल संकल्पना को प्रतिपादित किया बच्चों जॉन व्हीलर ने। इसका नाम क्या है? जॉन व्हीलर। तो जॉन व्हीलर ने क्या किया, ब्लैक होल संकल्पना को दिया। और बच्चों आइंस्टीन ने ब्लैक होल की ग्रेविटी को सुपर ग्रेविटी कहा है। क्या कहा है? सुपर ग्रेविटी। किसने कहा है? आइंस्टीन ने कहा है। ठीक है ना। क्या कह रहा है ये कि भाई ब्रह्मांड में इससे अधिक ग्रेविटी और कहीं पर हमको प्राप्त नहीं होती है, तो इसलिए आइंस्टीन ने क्या नाम दिया भाई, ब्लैक होल की जो ग्रेविटी है ये क्या है बच्चों, सुपर ग्रेविटी है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ब्लैक होल हमेशा बच्चों आकाश गंगा के केंद्रीय भाग में पाए जाते हैं। आकाश गंगा के केंद्रीय भाग में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गई किसके बारे में बात बच्चों, ब्लैक होल के बारे में। क्या है, ऐसी स्थिति में जहां पर ब्लैक होल बन जाएगा कोई तारा तो तारे का संपूर्ण द्रव्यमान एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, और इस स्थिति में तारे का घनत्व अनंत हो जाता है और तारे का गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है, गुरुत्व बल इसमें, और गुरुत्वाकर्षण बल अनंत हो जाने के कारण इससे प्रकाश की किरणें भी परावर्तित नहीं हो सकती हैं। इसकी संकल्पना का प्रतिपादन जॉन व्हीलर ने किया है। और आकाशगंगा जो ब्लैक होल है हमारा, ये आकाशगंगा के हमेशा कहां प्राप्त होता है बच्चों, केंद्रीय भाग में प्राप्त होता है। और इसकी ग्रेविटी को क्या कहा जाता है, सुपर ग्रेविटी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें से और पूछा जाता है कई बार, इसको मैं जरा डिटेल्ड में आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि जितना हमारे एग्जाम में आता है उतना ही पढ़ना बहुत जरूरी है, ज्यादा फालतू पढ़ के भी कोई फायदा नहीं।
ठीक है, रिसर्च हमको इसमें नहीं करना है। वो हमसे पूछता है बच्चों कि जो तारे क्या होते हैं, तारे जब अपने तापमान के आधार पर स्पेक्ट्रम पर अलग अलग कलर दिखाते हैं, ठीक है ना, तारे का रंग क्या होता है। तो तारे के रंग के बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी है। तारे का रंग, भाई जो गर्म तारा होता है यानी कि जो हॉट स्टार होता है, गर्म तारा नीले रंग का दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है, और ठंडा तारा लाल रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। बस आपको ये दो ही बातें ध्यान में रखनी है। क्या, जो तारा गर्म है वो कैसे रंग का दिखाई देगा, नीले रंग का, और जो तारा ठंडा है ये कैसा दिखाई देगा बच्चों, ये लाल रंग का दिखाई देता। ये क्या होता है, ये तारे का स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है ना बच्चों, ध्यान रखना। अब कुछ शब्द आते हैं इससे संबंधित, जैसे एक शब्द आता है आर्यन नेबुला। क्या आता है, आर्यन नेबुला। आर्यन नेबुला क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आर्यन नेबुला बच्चों एक शीतल तारों का समूह है, शीतल तारों का समूह है, यानी कि ए ग्रुप ऑफ कोल्ड स्टार्स। शीतल तारों के एक समूह को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर्यन नेबुला बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और बच्चों जो हमारा सूर्य है, सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा, सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा कौन सा है बच्चों, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य का सबसे निकटवर्ती तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो बच्चों ये तारे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो एक शब्द आता है बच्चों नक्षत्र मंडल, शब्द आता है नक्षत्र मंडल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल क्या होता है बच्चों, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह बच्चों क्या कहलाता है, नक्षत्र मंडल कहलाता है। जैसे आपने एक हमारा फेमस तारा मंडल है जिसका नाम है बच्चों सप्तऋषि, सप्तऋषि तारा मंडल। जो सप्तऋषि तारा मंडल है ये बिग बियर, या इसका एक नाम है और है उर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है, नक्षत्र मंडल का भाग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लीजिएगा इसको। ठीक है ना। क्या होता है, जो हमारा सप्तऋषि तारा मंडल है बच्चों, ये क्या है, बिग बियर या उर्सा मेजर नामक नक्षत्र मंडल का भाग है। और नक्षत्र मंडल हम किसको कह रहे हैं, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को बच्चों हम क्या नाम दे रहे हैं, नक्षत्र मंडल नाम दे रहे हैं। ठीक है ना। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, ये हमसे दोनों प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। और बच्चों इसमें से एक सवाल कभी कभी और पूछता है, खासकर यूपीपीसीएस के एग्जाम में एक बार पूछा गया था। उसने पूछा था कि अभी तक ब्रह्मांड में यानी कि हमारे सौर मंडल में लगभग कितने तारा मंडलों की पहचान की जा चुकी है। तो बच्चों अभी तक हमारे वहां लगभग 88 नक्षत्र मंडलों की पहचान की जा चुकी है। 88 नक्षत्र मंडलों की पहचान की जा चुकी है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और बच्चों फालतू गप मारना मेरा उद्देश्य नहीं है। आप मेरी बात का अगर आपको यकीन ना हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, ये आपको जरूर कहीं ना कहीं ये सवाल सारे आपको दिखने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसे ऐसे ही सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो नक्षत्र मंडल क्या है, हमारा जो सप्तऋषि तारा मंडल है ये किस नक्षत्र मंडल का भाग है, और वर्तमान तक अभी तक जो है हमारे कितने नक्षत्र मंडलों की पहचान हम कर चुके हैं। तो 88 नक्षत्र मंडलों की पहचान बच्चों हम कर चुके हैं। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई किसकी, तारे की। अब बच्चों तारे के बाद आता है ग्रह।
ग्रह क्या है? ग्रह बच्चों ऐसा आकाशीय पिंड है, ऐसा आकाशीय पिंड जिसके पास स्वयं की ऊर्जा नहीं होती, परंतु वह ऊर्जा के लिए किसी तारे पर निर्भर होता है, किसी तारे पर निर्भर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, तो इनके पास स्वयं की ऊर्जा नहीं है, ये सूर्य पर निर्भर है अपनी ऊर्जा के लिए। ऐसे ही बच्चों आता है उपग्रह। उपग्रह क्या होता है? देखो, ऐसा आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है, ग्रह की परिक्रमा करता है। और देखो यहां पर भी ध्यान रखना, ग्रह भी क्या करते हैं बच्चों? तारे की परिक्रमा करते हैं, तारे की परिक्रमा का। उपग्रह क्या है? ऐसा आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है और ऊर्जा के लिए उसी तारे पर निर्भर होगा जिस पर ग्रह निर्भर होगा। जिस ग्रह की परिक्रमा कर रहा है चारों ओर, वो ग्रह जिस तारे से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, तो उसी तारे से क्या करेगा? ये उपग्रह भी ऊर्जा प्राप्त करेगा। जैसे हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो शनि का उपग्रह टाइटन हो, बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड हो, कैलिस्टो हो, यूरोपा हो, ठीक है ना, ये सब के सब ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर हैं? सूर्य पर निर्भर हैं। क्यों? ये ग्रह सब के सब ऊर्जा किससे ले रहे हैं? सूर्य से ले रहे हैं। तो इस बात को बच्चों आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, ठीक है, इनको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इनको लेकर के, और जो भी सवाल इनसे आते हैं उनको सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए। अब बच्चों अगली जो हमने बात करनी है वो करनी है किसकी? सौरमंडल की। तो सौरमंडल हमारा एक डिटेल टॉपिक हो जाएगा, तो आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे सौरमंडल को। तो आने वाले लेक्चर में मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा? सौरमंडल के बारे में बताऊंगा। तो आज मैंने आपको तारे का जीवन चक्र, ठीक है ना, ब्लैक होल कैसे बनता है, तारे के जीवन चक्र में कौन कौन से विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, ठीक है ना, किसी ग्रह के गुण क्या होते हैं, नक्षत्र मंडल हम किसको कहते हैं, और तारे की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, इस बारे में सारी आपको डिटेल जानकारी दी बच्चों। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सौरमंडल के बारे में और इसके विभिन्न ग्रहों के बारे में, इसके उपग्रहों के बारे में और क्षुद्र ग्रह के बारे में। ठीक है ना बच्चों, तो वीडियो को जरूर देखिए, और कोई आपका सुझाव है तो उसको कमेंट कर दीजिए। कमेंट नहीं करना चाहते हैं तो pathaksaruttarakhand@gmail.com पर आप हमको क्या कर सकते हैं? मेल कर सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो तब तक बने रहिए पाठक सर उत्तराखंड के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।